तो बच्चों, आज हम इस चैप्टर का अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट में जीपी से भी डिनोट करते हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले इस टॉपिक के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। इस टॉपिक में सबसे पहले हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में सीखेंगे कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होती है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है। इसके बाद हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए जनरल टर्म फाइंड करना सीखेंगे और उसके बाद हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए एन टर्म्स का सम फाइंड करना सीखेंगे। तो चलिए अब हम इस टॉपिक का पहला कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं जिसमें हम यह सीखेंगे कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है। इसे हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। माना हमें एक सीक्वेंस दी गई है 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड सो ऑन। अब हम इस सीक्वेंस में कॉमन पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम इन दोनों टर्म्स के लिए देखें जो कि है 2 एंड 4, यदि इन दोनों टर्म्स में हम 4 को 2 से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 2। इसी प्रकार नेक्स्ट इन दोनों टर्म्स 4 एंड 8 के लिए देखें तो इनमें यदि हम 8 को 4 से डिवाइड करें तब भी हमें 2 ही मिलेगा। तो इस प्रकार यदि हम इस सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म जो कि 2 है उसके अलावा यदि किसी भी एक टर्म को सेलेक्ट करें और जो सेलेक्टेड टर्म है उसको यदि हम उसकी प्रीवियस टर्म से डिवाइड करें तो हमें रिजल्ट में 2 प्राप्त होता है। अब हम एक और सीक्वेंस लेते हैं जो कि कुछ इस प्रकार की है। इसमें भी अब हम कॉमन पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए यदि हम इन दोनों टर्म्स के लिए देखें जो कि है 1/9 एंड -1/27, तो इन दोनों टर्म्स में यदि हम -1/27 को 1/9 से डिवाइड कर दें तो हमें -1/3 मिलेगा। इसी प्रकार यदि हम इन दोनों टर्म्स में देखें जो कि है -1/27 एंड 1/81, यदि इन दोनों टर्म्स में हम 1/81 को -1/27 से डिवाइड करें तब भी हमें -1/3 मिलेगा। इसी प्रकार से यदि हम इस सीक्वेंस में भी फर्स्ट टर्म जो कि 1/9 है उसके अलावा कोई टर्म सेलेक्ट करें और जो सेलेक्टेड टर्म है उसकी प्रीवियस टर्म से उसे डिवाइड करें तो हमें -1/3 मिलता है। अब इन दोनों सीक्वेंसेस को ऑब्जर्व करके हम कह सकते हैं कि इन दोनों सीक्वेंसेस में 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो रेशियो है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। अब माना यह जो रेशियो है वो r के इक्वल है, तब हम इसे मैथमेटिकली इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ak+1/ak इज इक्वल टू r होगा, जहां पर जो k है वो एक नेचुरल नंबर है और जो k की वैल्यू है वह 1 के इक्वल या इससे बड़ी हो सकती है। तब इस प्रकार की जो सीक्वेंस होती है वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहलाती है। अब यदि हम इन दोनों सीक्वेंसेस के करस्पॉन्डिंग सीरीज बनाएं तो वो हमें कुछ इस प्रकार की मिलेगी। ये जो सीरीज हमें मिली है इन्हें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को ज्योमेट्रिक सीरीज भी कहते हैं। अब जिस प्रकार से हमने प्रीवियस टॉपिक में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए जनरल टर्म फाइंड की थी, उसी प्रकार हम इस टॉपिक में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए भी जनरल टर्म फाइंड करना सीखेंगे। तो इसके लिए माना हमारे पास एक सीक्वेंस है a1, a2, a3, a4 अप टू an-1 an एंड सो ऑन, और ये जो सीक्वेंस है वो एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। सिंस यह जो सीक्वेंस है वो एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तब इसकी किन्हीं भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो रेशियो है वो ऑलवेज कांस्टेंट होना चाहिए। अर्थात a2/a1 की वैल्यू, a3/a2 की वैल्यू, a4/a3 की वैल्यू एंड सो ऑन an/an-1 की वैल्यू एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। माना इनकी जो वैल्यू है वो r के इक्वल है। अब हम यहां पर देख सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस हमने अज्यूम की थी उसकी प्रत्येक टर्म कहीं ना कहीं एक बार डिनोमिनेटर में यूज हुई है, और हम जानते हैं कि जो भी टर्म या क्वांटिटी डिनोमिनेटर में आती है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो हम कहेंगे कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जो टर्म्स है वो नॉन जीरो होनी चाहिए। अब जो हमने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस अज्यूम की थी उसके करस्पॉन्डिंग यदि सीरीज की बात करें तो हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन प्राप्त होगी। तो वो कुछ इस प्रकार की होगी जिसके लिए इसकी किन्हीं भी 2 टर्म्स का जो रेशियो है उसकी वैल्यू r के इक्वल होगी। तब हम r को
इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉमन रेशियो कहते हैं। अब इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में देखें तो जो a1 है वो इस प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म है। अभी हमने देखा था कि a2 अपॉन a1 की जो वैल्यू है वो r के इक्वल है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि a2 की जो वैल्यू है वो a1 इंटू आर के इक्वल होगी। इसी प्रकार से हम a3 अपॉन a2 को भी r के इक्वल लिख सकते हैं, तो यहां से हमें a3 की वैल्यू मिलेगी a2 इंटू आर। अब हमने प्रीवियसली a2 की वैल्यू कैलकुलेट की है जो कि है a1 इंटू आर, तो वह वैल्यू हम जब a3 इज इक्वल टू a2 इंटू आर में रखेंगे तब हमें a3 की वैल्यू मिलेगी a1 इंटू आर स्क्वायर। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि a4 अपॉन a3 की वैल्यू भी r के इक्वल होगी, और यहां से हमें a4 की वैल्यू मिलेगी a3 इंटू आर। जब हम इसमें a3 इज इक्वल टू a1 इंटू आर स्क्वायर रखेंगे तब हमें a4 की वैल्यू a1 इंटू आर क्यूब के इक्वल मिलेगी। इसी प्रकार से हम बाकी टर्म्स भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब यदि हम a1, a2, a3, a4 इन सभी की जो वैल्यूज हमें मिली है उनको ऑब्जर्व करें तो हम कह सकते हैं कि जो an की वैल्यू है वो a1 इंटू आर की पावर n-1 के इक्वल होगी। अब माना जो a1 की वैल्यू है वो a के इक्वल है, तब a2 की वैल्यू a इंटू आर के इक्वल होगी, a3 की वैल्यू a इंटू आर स्क्वायर के इक्वल होगी। इसी प्रकार a4 की वैल्यू a इंटू आर क्यूब के इक्वल होगी एंड an की वैल्यू a इंटू आर की पावर n-1 के इक्वल होगी। यह जो हमें an की वैल्यू मिली है वह ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म कहलाती है। अब यदि हम इन सभी वैल्यूज को यूज करके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएं तो वह कुछ इस प्रकार की होगी। यह जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है वह ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है, जिसके लिए फर्स्ट टर्म a के इक्वल होगी एंड कॉमन रेशियो r के इक्वल होगा। अब हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे जिससे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कंसेप्ट आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा।